इंडिया के सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे छुपे लोग पैसे बहुत बनाते हैं। बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो एंजॉय बहुत करते हैं। ऑलरेडी गुड़गांव में 250 से ज़्यादा फ्लोर्स डिलीवर कर दिए हैं। 250 उनके रेडी हैं और 1000 से ज़्यादा पाइपलाइन में वो डेवलप कर रहे हैं। हमारे ही बुजुर्गों की बनाई हुई बिल्डिंग्स आज 50-50, 100-100 साल पुरानी भी खड़ी हुई हैं। बट लो राइज में क्या स्ट्रक्चरल इशू आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो क्योरिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो समवेयर डाउन द लाइन यू आर प्लेइंग अराउंड विद द क्वालिटी। कि नाम हम लग्जरी का देते हैं बट लेकिन जो लग्जरी है वो आपको अपने घर में मिलनी है। तो एक इन्वेस्टर ये कैसे जज करे कि मैं इसका बिल्डर फ्लोर हूँ या उसका बिल्डर फ्लोर हूँ? जो हमारा वैल्यूज हमारे पे वैल्यू सिस्टम है वो हमें यही सिखाता है कि भाई अपनी क्वालिटी के ऊपर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी आज की डेट के अंदर में लैंड के प्राइसेस नीचे गए हैं ना, प्लॉट के रेट कभी भी नीचे, ज़मीन का रेट कभी नीचे नहीं जाएगा, ज़मीन का रेट हमेशा ऊपर जाएगा और इट इज़ गोइंग टू डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द फ्लोर्स एप्रिसिएशन। टाउन से अब अगर गुड़गांव के आसपास में देख लूँ, वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, तो सब बोलते हैं कि यार वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हायर देन गुड़गांव। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स तो हैं गुड़गांव में। हाँ, ये बबल है, ये बर्स्ट करेगा। वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की। ठीक है, ऑब्वियसली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ऐसे बात करेंगे तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की करेंगे, बट एक बहुत अंडररेटेड प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड लो राइज फ्लोर्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे छुपे लोग पैसे बहुत बनाते हैं। बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो एंजॉय बहुत करते हैं, बट मेनी पीपल डू नॉट नो द एडवांटेजेस ऑफ स्टेइंग इन लो राइज डेवलपमेंट्स, क्योंकि बात ही सोशल मीडिया में अगर आप देखो तो हाई राइज और उस सब की होती है, बट अगर आप 60-70% ऑफ द सिटी देखो वो लो राइज से बनती है। सो टुडे वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस। वी हैव अजय सुधेरा जी, who's the head of sales for Laburnum Developers. Now Laburnum Developers कौन है? इन्होंने ऑलरेडी गुड़गांव में 250 से ज्यादा फ्लोर्स डिलीवर कर दिए हैं। 250 उनके रेडी हैं, जिसमें फैमिलीज अब रेडी रहना शुरू कर देंगी और 1000 से ज्यादा पाइपलाइन में वो डेवलप कर रहे हैं। ये लोग गुड़गांव में भी डेवलप कर रहे हैं और ये कुछ प्रोजेक्ट्स गोवा में भी कर रहे हैं। They are very clear that they want to focus especially on low-rise development in New Gurgaon, on Extension Road, on Dwarka Expressway and various other pockets. So आज इस पॉडकास्ट में हम इसके सारे प्रोज एंड कॉन समझेंगे और देखेंगे आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स वेलकम अजय जी। थैंक यू सो मच विपिन जी। थैंक यू अजय जी। आज आपको क्या लगता है जो मैंने बोला कि इट इज द मोस्ट अंडररेटेड प्रोडक्ट, ये ठीक बोला या नहीं? एब्सोल्युटली राइट। व्हाई डू यू थिंक इट इज अंडररेटेड? क्यों है? देखिए, समहाउ द रियल एस्टेट मार्केट जिस तरीके से चल रही है उसके अंदर में बहुत बड़ा रीज़न है, बैक टू बैक आपके लॉन्चेस भी आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं, ब्रांडेड रेजिडेंसेज एंड ऑल दोज थिंग्स, नई नई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जो मेजर जो कोर है उसके अंदर में जो घर, एक जो चीज़ को हम लोग देखते हैं, वो घर कहीं पीछे छूट जाता है। और मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा लो राइज फ्लोर्स है वो सही महीने के अंदर में जो एक घर की फीलिंग चाहिए एक आदमी को, वो उसको वो प्रोवाइड करता है। हम लोग बेसिकली जो इंडियन सोसाइटी है, हमारे जो पूर्वज भी थे और जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो क्या बोलते हैं कि ज़मीन का टुकड़ा लो और उसके ऊपर में घर बनाओ, रहना चलो करो। कई बार अभी हमारे आज भी बुजुर्ग हैं जो शायद जो हाई राइज सोसाइटीज़ में उसमें शिफ्ट होने से डरते हैं। किसी को हाइट्स का, अरे यार मैं तो हाइट पे फंस गया, एक जो पड़ोसियों से मिलने जुलने की जो फीलिंग रहती है वो छूट गई, अड़ोस पड़ोस का पता नहीं चलता। तो उन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो अभी फिर भी वो लो राइज फ्लोर्स के अंदर में चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। अंडररेटेड, लोग सोचते हैं कि शायद एमिनिटीज़ ही सब कुछ है, भी क्लब हाउसेस, फैंसी चीज़ें, ये सब। पर घर तो रहना तो घर के अंदर में ही है, सोना तो अपने बेडरूम में आकर ही है। तो अगर स्पेस वो अच्छी मिले, एक कोजी स्पेस मिले आपको और वेल डिज़ाइंड अप मिले, अच्छी लोकेशन के मिले, एवरीबडी इज़ ट्राइविंग फॉर अ गुड लोकेशन, अ गुड हाउस एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है कि नाम हम लग्जरी का देते हैं बट लेकिन जो लग्जरी है वो आपको अपने घर में मिलनी है एक्चुअल के अंदर में। अच्छा, ठीक है।
तो इसको एक एक करके निकालते हैं। जी। अगर इसको हाई राइज से भी हम कंपेयर करें तो सबसे पहली चीज, लो राइज में ये बोला जाता है दैट द लिवेबल एरिया दैट यू गेट और यूजेबल एरिया दैट यू गेट इज हायर देन एंड आई वुड से चीपर देन अ हाई राइज। इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? डेफिनेटली है चीज़। हम्म। आज हम लोडिंग की बात करते हैं। कोई भी लो राइज फ्लोर है, बेसिकली वो एक प्लॉट के ऊपर में एक हमारे व्यूअर के लिए पहले बता दो लोडिंग का क्या मतलब होता है। लोडिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका घर, जो आपको एक्चुअल स्पेस मिल रही है रहने के लिए, उसके ऊपर में ऐड ऑन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। Okay. अभी इसके अंदर में सपोज करो हाई राइज में आप कुछ भी चीज़ लेते हैं, सपोज करो आपके घर का जो कारपेट एरिया है वो निकल कर आता है, लेट्स अज्यूम कि 1100 स्क्वायर फीट का है। ठीक है। अब उसके ऊपर लोडिंग क्या क्या आ जाएंगी, जो अंदर रोड्स बनी है वो भी उसके पर हाउस के हिसाब से डाली जाएंगी। क्लब हाउस, पार्क्स, कॉमन एरियाज, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी बेसिकली बाद में आपके घर के अंदर में ऐड हो जाती हैं, जिसको हम सुपर एरिया इवेंचुअली बोलते हैं। तो अगर वो देखोगे आप, तो जो कारपेट एरिया आपको मिल रहा है और सुपर एरिया जो आपको बाद में कोट करा जा रहा है, हाँ। तो वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप यहाँ पर कोई लो राइज के अंदर में चीज़ लेते हो, तो आपका जो सुपर एरिया है वो बेसिकली कितना है एज्यूम होगा, भई आपने कवर्ड एरिया तो ले ही लिया है प्लॉट के अंदर में जितना भी आपको एक अलॉटेड है, उसके बाद में आपका नीचे का जो खाली स्पेस छूट जाती है, बाहर की रोड्स आपके प्लॉट के अंदर में नहीं आती हैं, वो लोडिंग नहीं आती हैं। स्टिल्ट का कुछ एरिया आ जाएगा या शाफ्ट्स आ जाएंगी। तो अगर हम लोग वही बात करें कि अगर हम 1100 का कारपेट एरिया निकाल कर आते हैं, तो वो तकरीबन 1600 के आसपास आपका सुपर एरिया निकल कर आता है। और जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वो हाई राइज में लेकर चलोगे आप, तो वो 1100 तो 2400 के आसपास पहुंच जाता है। 2300 हो जाएगा। तो ये बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसका प्राइस इम्पैक्ट क्या होता है? ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है सेक्टर 63A के अंदर में ही। ठीक है। हमारा उसके अंदर में कारपेट एरिया है 1100 स्क्वायर फीट का, और हम लोग उसको तकरीबन ट्रेड कर रहे हैं 2.50 CR के आसपास। रेडी टू मूव चीज़ है। इसी लोकेलिटी के अंदर में अगर आपको सेम कारपेट एरिया की कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, 6 करोड़ के आसपास जाएगी। दैट इज द एलिवेट में लोगे या आप डीजी होम्स में लोगे 5.5-6 करोड़ रुपए की पड़ेगी, क्योंकि वो करीब 2200-2300 स्क्वायर फीट सुपर लेना तो पड़ेगा। आप ये देख लीजिए कि कहाँ 2.5 करोड़ रुपए हैं और कहाँ 6 करोड़ रुपए हैं या 7 करोड़ रुपए हैं। तो इवेंचुअली वो डिफरेंस आ रहा है आपका। तो प्राइस डिफरेंस अपने आप ही आएगा उसके अंदर में। दूसरा, आपके रूम के साइजेस वगैरह जो हैं, लो राइज फ्लोर्स नॉर्मली आज की डेट के अंदर में हम भी बना रहे हैं और लोग भी बना रहे हैं, बट उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ये रखा है कि इंटीरियर्स कंप्लीट डन अप कर दो। हाई राइजेस में नॉर्मली वो चीज़ें आपको नहीं मिलती, वो आपके ऐड ऑन है, वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा। घर के अलावा जब आपने खरीद लिया उसके बाद में आपको ऐड ऑन खर्चा करना ही पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब इंटीरियर्स में क्या क्या काउंट होता है? इंटीरियर्स के अंदर में अगर हम देखें तो हमारी फॉल सीलिंग्स हो गई, पीओपी वर्क्स हो गए, हमारी कैबिनेट्स हो गई, हमारी अलमीराज हो गई, हमारी बाथरूम की फिटिंग्स होगी विद वैनिटीज़ हो गया, मॉडलर किचन्स हो गई, उसमें अप्लायंसेस भी साथ में आ जाते हैं, हॉब्स हो गई, चिमनीज, माइक्रोवेव्स वगैरह हो गई, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स आपको सारे के सारे मिल रहे हैं बेसिकली। सो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आप मोटा मोटा आप देखेंगे, वो वैसे आप करवाने के लिए जाएंगे तो बेसिक अगर 1100 स्क्वायर फीट का घर आप लेते हो, तो अगर आप बाहर से कोई इंटीरियर का काम कराने चाहते हो, बेसिक मिनिमम कम से कम 5 से 6 लाख रुपए तो लगेंगे। बाकी जितना बढ़ाना है वो तो आप बढ़ा ही सकते हो, उसका तो कोई अंत नहीं है। और वो इसके अंदर होके मिलता है इसके अंदर में से वो सब चीज़ें आपको होके मिलती हैं। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोगों को ना ये क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी उसका क्या? एक गेटेड जैसे हाई राइज है उसमें तो सिक्योरिटी मिल जाती है, इसमें कैसे मिलेगी? देखिए आज की डेट के अंदर में जितने भी लो राइज जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं, हाँ, जो भी वो प्लॉट्स अपने मार्क कर रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वो कम्युनिटीज़ के अंदर में ही खरीदे जा रहे हैं, वो टाउनशिप्स के अंदर ही खरीदे, लाइसेंस टाउनशिप्स के अंदर में ही वो खरीदे जा रहे हैं और वहीं पे वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो बेसिक जो सिक्योरिटी है वो तो टाउनशिप की है, वो तो ध्यान दी जा रही है। आज सपोज करो आज हम वाटिका के अंदर में कोई प्लॉट्स, वाटिका के टाउनशिप में कोई प्लॉट्स ले रहे हैं, तो वाटिका के अंदर में आप देख ही सकते हो कि किस टाइप की वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिक सिक्योरिटी वहाँ पर तो है ही है।
उसके बाद में आपके अपने घर के अंदर में वीडियो डोर फोन्स जैसे हैं, ऑटो लॉक्स वगैरह हैं, वो आपके अपने कंट्रोल के अंदर में है। सीसीटीवी कैमरास कॉमन एरियाज में अलग से लगे हुए हैं, प्लस आपके घर के अंदर में जो अलग से डिजिटल लॉक्स वगैरह लगकर मिलते हैं। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एक बेसिक जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो ध्यान दिए जाते हैं लो राइज के अंदर में। हाँ, और मेंटेनेंस का कितना फ़र्क आता है अगर हम देखें तो? देखिए, मेंटेनेंस के अंदर में अगर हम बात करें तो नॉर्मली मेरे हिसाब से आज की डेट के अंदर में एक डिसेंट कोई भी सोसाइटी है, उसके अंदर में तकरीबन 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, हाई राइज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तकरीबन 6 रुपये पर स्क्वायर फीट से आपके मेंटेनेंस कॉस्ट शुरू हो जाती है और आगे तक जाती रहती है उसके अंदर में। जबकि आप नॉर्मली आप किसी भी लो राइज उसके अंदर में जाएंगे तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तकरीबन आपकी 2.5 रुपये से लेके और 4 रुपये के बीच में ही फ्लोट करती है। तो ये आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर में डिफरेंस आ जाता है। प्लस आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट किस चीज़ के ऊपर में कैलकुलेट हो रही है, कौन से एरिया पे कैलकुलेट हो रही है, उससे भी आपका सुपर और कारपेट का कॉन्सेप्ट उसके अंदर में फिर दोबारा आ जाता है। तो इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपकी कम आती है लो राइज के। एक चीज़ बताओ, आपका जो ये है पावर बैकअप, जी, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बिल्डर फ्लोर में कई प्राइवेट बिल्डर्स कुछ पावर बैकअप नहीं देते, कुछ लोग देते हैं और उसको फिर डीजी सेट को मेंटेन करो, ये करो। जैसे आप 63 में बना रहे हैं जी, उसमें आप पावर बैकअप दे रहे हैं? बिल्कुल। क्या कौन सी पावर बैकअप दे रहे हैं? हम लोग वहाँ पे डीजी सेट्स ही दे रहे हैं बेसिकली। वहाँ पे हम लोगों ने हर 2 प्लॉट्स का पेयर के अंदर में 57 kVA के हम लोगों ने जेनसेट्स लगाए हैं। फुली ऑटोमेटेड है, पावर गई अपने आप ही, उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही चलेगा और अपने आप ही बंद हो जाएगा। बट उसको मेंटेन कौन करेगा? अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि वो एक कम्युनिटी हम लोगों ने बना के रखी है, हमारी टीम है ऑलरेडी, तो उन सब चीज़ों को देखभाल करने के लिए, उसमें डीजल भरना है या उसके मेंटेनेंस वगैरह को देखना है, तो वी हैव गॉट पीपल ओवर देयर। बट अगर हम लोग इंडिविजुअल बिल्डर फ्लोर्स के अंदर में भी, अगर आप इंडिविजुअल भी देते हैं, उसमें क्या करते हैं? इंडिविजुअल के अंदर में भी अगर हम लोग देखें तो बेसिकली वो 4 फैमिलीज ही हैं एक बिल्डिंग के अंदर में जो रह रही हैं, तो उनके ऊपर में कोई बहुत बड़ा बर्डन आता नहीं है, वो इवेंचुअली उसको मेंटेन कर लेते हैं सब लोग। भी एक फैसिलिटी है जो आप 4 फैमिलीज आपस में, फैसिलिटी हर एक को चाहिए ही चाहिए, तो 4 फैमिलीज आपस में आराम से मेंटेन कर लेती हैं उस चीज़ के अंदर। तो आप जब जो इंडिविजुअल भी कई आप लोग डेवलप करते हैं जी, तो उसमें भी आप जनरेटर लगा के जी, देते हैं? जी, इन सब में लगा बेसिक नेसेसिटी है आज की डेट के अंदर में, पावर बैकअप हर एक को चाहिए ही चाहिए। हाँ, उसके बगैर काम नहीं चलता। उसके बिना काम कई लोग बोलते हैं कि नहीं, डेवलपर्स जो है वो लगा के दे देते हैं, इन्वर्टर की जगह छोड़ देते हैं। नहीं, वो प्रोविजंस ज़रूर छोड़े जाते हैं, प्रोविजंस छोड़ने भी पड़ते हैं, बट कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं, कई टाउनशिप्स ऐसी हैं जहाँ पे वहाँ की RWA ऑलरेडी बनी हुई है और वो लोग अपनी RWA ही अपनी पावर बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल उपल साउथ एंड है, हाँ, तो वहाँ पे हमें देने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो डायरेक्टली टू द RWA एंड यू कैन परचेज, वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं उसके अंदर। तो उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ऐसी कितनी सोसाइटीज़ हैं गुड़गांव में जहाँ पे पावर बैकअप RWA ही प्रोवाइड कर रही है? हैंडफुल सोसाइटीज़ हैं आई वुड से, बट मेजरली इसके ऊपर में काम होना अभी बाकी है, ज़रूरी है। बाकी है। तो एक चीज़ और बताओ, एक बायर का ना कई बार ये डर होता है कि मैं एक ब्रांडेड बिल्डर से जो हाई राइज ले रहा हूँ वहाँ कभी सीपेज की या स्ट्रक्चरल इशू नहीं आएंगे, बट लो राइज में क्या स्ट्रक्चरल इशू आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? सर देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम लोग कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। अब अगर हम लो राइज फ्लोर्स का एक इन जनरल जो कंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल है, अगर हम उसको कैलकुलेट करके देखें तो बनाने वाले तो उसको 12 महीने में भी बना देते हैं। हाँ, ठीक है, और अगर सही ढंग से अगर चीज़ को बनाया जाए तो कम से कम मेरे हिसाब से 18 से 20 महीने का टाइम उसको चाहिए ही चाहिए। पुराने, अगेन गोइंग टू द ओल्ड स्कूल मेथड्स, तो पुराने ज़माने में जो बोलते थे कि भी तराइयाँ होनी चाहिए, हाँ, क्योरिंग ऑफ द बिल्डिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो क्योरिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो समवेयर डाउन द लाइन यू आर प्लेइंग अराउंड विद द क्वालिटी। तो इस तरीके की छोटे छोटे कामों के ऊपर में अगर वी स्टार्ट कटिंग आवर कॉस्ट्स तो वो फ़र्क आएगा। बट लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ कि क्योरिंग बिल्डिंग्स ही बहुत ज़रूरी हैं, और लाइव एग्जांपल्स हैं, हमारे ही बुजुर्गों की बनाई हुई बिल्डिंग्स आज 50-50 100-100 साल पुरानी भी खड़ी हुई हैं। हाँ, ठीक है, और फैमिलीज रह रही हैं, और 10 साल पुरानी बिल्डिंग भी खराब हो रही तो है। दोज मेथड्स, वो मेथड पहले भी कामयाब थे, वो मेथड आज भी कामयाब हैं और हमेशा कामयाब रहेंगे। तो एक इन्वेस्टर ये कैसे जज करे कि मैं इसका बिल्डर फ्लोर हूँ या उसका बिल्डर फ्लोर हूँ? क्योंकि दिखने के बाद तो ऑलमोस्ट, बनने के बाद तो ऑलमोस्ट सिमिलर सर लगते हैं। देखिए, इसके अंदर में क्या है कि हर तरीके के बिल्डर्स हैं, सब बहुत सारे लोग बिल्डर्स हैं, और
ऐसा है नहीं है कि भी कोई एकदम से नया है, सब लोगों का कुछ ना कुछ ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही है। तो एवरीबडी इज कैरिंग अ ट्रैक रिकॉर्ड, और ट्रैक रिकॉर्ड उसको लेकर चल रहा है, उसकी जर्नी भी उसी हिसाब से चल रही है, कोई कहीं पे पहुंच चुका है, कहीं कहीं पे पहुंच चुका है हुआ है। सो मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी दूसरे की बात हाँ। नहीं करता हूँ। तो हमारे ही जो बेसिकली थॉट प्रोसेस है, और जो हमारा वैल्यूज़ हमारे पे वैल्यू सिस्टम है, वो हमें यही सिखाता है कि भाई अपनी क्वालिटी के ऊपर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चाहे उसके अंदर में बिल्डिंग के अंदर में 1 महीने 2 महीने ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन रेदर देन कि मैं डिले के लिए 2 महीने के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँ, कल को कोई क्वालिटी की प्रॉब्लम आए उसके लिए मेरे को हाथ ना जोड़ने पड़े। तो हम लोग उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, एंड दैट वैल्यू सिस्टम आई वुड लाइक टू थैंक द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप मिस्टर अनिल पंडित जी। तो ये उन्हीं की तरफ से है, फ्रॉम द डे वन उनकी तरफ से एक ही सोच है कि कल को ये ना हो कि भाई मेरे कॉलर के ऊपर में कोई दाग लगे, या कल को मेरे को आके कोई बोले कि यार तुमने अच्छा काम नहीं करा। तो क्वालिटी के ऊपर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और जितना बिल्डिंग को बनने के लिए टाइम चाहिए उतना आप दो और प्रॉपरली उसको डिलीवर करो। जी एक बात बताओ, एज एन इन्वेस्टर बहुत बहुत बार ये बोला जाता है कि हाई राइज में तो आप पैसे दो आपके पैसे बन जाते हैं। इन्वेस्टर के लिए बिल्डर फ्लोर कैसा प्रोडक्ट है और उसके पैसे कैसे बनते हैं? सो देखिए, एज एन इन्वेस्टर अगर हम देखें, आज मैं कहीं पे भी पैसा लगाऊंगा, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल जब चीज़ कोई लॉन्च हो रही है मैं उसी टाइम में पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरी को उसकी रियल टाइम जो रिटर्न है या मेरा एप्रिसिएशन है वो तब आना चालू होगा जब मेरे स्ट्रक्चर्स बाहर निकलने आएंगे या मैं कंप्लीशन के नज़दीक पहुंचा हुआ होऊंगा। अनटिल अनलेस कि हम डीएलएफ है, मैं ये बात बोल नहीं, मैं कोई मेरे को गुरेज नहीं है, बट कोई भी आप हाई राइज बनाते हो तो नॉर्मली उसमें 6 से 7 साल लगते हैं उसको बनने में, और 5 साल लगा लीजिए, और सही महीने के अंदर में एप्रिसिएशन वही 3-4 साल बाद ही मिलनी शुरू होती है। तो उसको अपना पैसा जो लॉक करना है वो कम से कम 3 साल के लिए लॉक करना ही पड़ेगा इन्वेस्टर को। ऑन द कॉन्ट्रेरी लो राइज के अंदर में टोटल लाइफ साइकिल ही 18 महीने का है। 18 से 24 महीने का। इन्वेस्टर को क्या चाहिए? इन्वेस्टर को रोटेशन चाहिए अपने पैसे की, रेदर देन से इन्वेस्टिंग मनी और फिर वो 3 साल तक उसको लॉक करके बैठा रहे वेटिंग फॉर द रिटर्न टू कम। यहाँ पे वो आप 1 साल के अंदर में, 1.25 साल के अंदर में, बाय द टाइम द बिल्डिंग इज विजिबल कि हाँ अब ये नियर टू कंप्लीशन है या नियर टू पोजेशन है, तो उसको अपना अप्रिसिएशन अच्छा मिलता है। और भाई जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पोस्ट कोविड, तो कई कई जगह तो 40% की भी रिटर्न आई है। और अगर आप ये मैं एज्यूम करो कि भी अगर 1.25 साल के अंदर में 40% की रिटर्न आ रही है, दैट इज वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो 30-40% की रिटर्न आ जाती है। अप्रॉक्सीमेटली आप 25 से 30% की एक विंडो लेकर चल सकते हैं जिसके अंदर में आपकी रिटर्न मैं बोलूँगा कि सेफली आती है। जैसे कई लोग बोलते हैं मोस्टली बिल्डर फ्लोर जब बन गए, डिलीवर हो गए, आपने खरीद लिया, आप रहना शुरू हो गए, आप रह रहे हो, अपने लिए रह रहे हो, या फिर आपने लेके कई लोग किराए पे भी दे देते हैं, तो क्या उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? नेवर। अच्छा, उसका क्या कारण है कि कैसे, उसका क्या लॉजिक है कि नहीं होती? सर आपका सवाल में आपका जवाब है। आप मेरे को ये बताओ कि कहीं पे भी आज की डेट के अंदर में लैंड के प्राइसेस नीचे गए हैं? ना। आज आप गुड़गांव के अंदर में जो बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं जिन सोसाइटीज़ में, सपोज कर लेट्स से निर्वाणा हो गया या साउथ सिटी 2 हो गया या मालिबू हो गया, जो लग्जरी है, या किसी भी और जगह जगह के ऊपर में ले लें, प्राइसेस पोस्ट कोविड आपके हिसाब से कितने बड़े होंगे? पोस्ट कोविड तो डबल ट्रिपल हुआ है, बट वही डायरेक्ट आपका जो है ट्रांसफर हो रहा है, आपकी फ्लोर के ऊपर में आ रहा है, और सिर्फ 4 फ्लोर ही तो बने एक प्लॉट के ऊपर में, कौन सा पूरा हाई राइज बना दिया हम लोगों ने। तो प्रॉपर्टी के अप्रिसिएशन हो ही रही है, और इसके लाइव एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने हमसे आज, आई विल कोट यू एन एग्जांपल। हमने 2023 के अंदर में अंसल बरसालिया में सेक्टर 67A के अंदर में अपने 15 प्लॉट्स के ऊपर में डेवलपमेंट करी थी, और वो फ्लोर्स हमने 2023 दिसंबर के अंदर में डिलीवर कर दिया। सर जब हमने वो प्रोजेक्ट लॉन्च करा था तो उस टाइम के अंदर में रफली वी हैड स्टार्टेड 300 गज के प्लॉट साइज थे, चाहे 4 BHK बने थे। 1.80 के आसपास हम लोगों ने उसको बेचना शुरू करा था। आज की डेट के अंदर में रीसेल के अंदर में भी कोई बंदा 3.5 करोड़ रुपए का ग्राहक भी जाता है तो वो उसको मना कर देता है कि भाई मेरे को नहीं बेचना है। सो दैट इज द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन यू आर सीइंग। तो डबल तो हो ही पड़े हैं। और
किसी भी तरीके से लो राइज के अंदर में कभी भी प्लॉट के रेट कभी भी नीचे, ज़मीन का रेट कभी नीचे नहीं जाएगा, ज़मीन का रेट हमेशा ऊपर जाएगा और इट इज़ गोइंग टू डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द फ्लोर्स एप्रिसिएशन. दैट्स द सिंपल कैलकुलेशन दिस. एक चीज बताओ कि पिछले कुछ सालों में जब से जमीन के रेट बढ़े, आपको क्या लगता है कि लोग जो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर्स और क्वालिटी डाल रहे हैं, वो भी उसी के हिसाब से बढ़ाया है लोगों ने या नहीं? मैं फिर दोबारा से बोलूँगा कि भाई मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर सकता और इसके अंदर में, तो ना मैं बात करता हुआ ठीक लगूंगा उस चीज़ के लिए, बट मैं अपनी बात करूंगा उस चीज़ में. देखिए, ठीक है, हर एक एंड यूज़र जो है जिसको घर चाहिए वो इस चीज़ को नोटिस कर रहा है कि लैंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही नीड्स वैल्यू ऑल्सो उसके अंदर में. तो अगर वहाँ पे हमने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया तो वो फिर आप सही ढंग से प्रोडक्ट को ना तो आप डिलीवर कर पाओगे ना बेच पाओगे. तो डेफिनेटली अगर आप उसको आप प्राइस मांग रहे हो किसी भी क्लाइंट से, तो आपको वो वैल्यू देनी भी पड़ेगी उसको. और वो आप एक ही तरीके से डिलीवर कर सकते हो एज ए बिल्डर कि भाई प्लॉट तो चलो जो है वो है ही है, बट लेकिन मेरे को प्रोडक्ट आपको अच्छा बना कर देना है, उसके अंदर में स्पेसिफिकेशंस जो है उनको बेटर कर देना है, क्वालिटी आपको बेटर कर देनी है हमेशा, और हर प्रोडक्ट को, हर लॉन्च को पहले से और बेटर करना है. तो वो एक चैलेंज भी है हमारे सामने और वो इसी तरीके से चलता है. तो आपके पास जो ज़्यादातर कस्टमर्स आते हैं, जब मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एंड यूज़र की बात कर रहा हूँ. इन्वेस्टर तो जहाँ पैसा देके चले जाते हैं. जी. एंड यूज़र जब आपके पास आते हैं तो वो वही होते हैं जिनको बिल्डर फ्लोर ही लेना होता है, या फिर वो दोनों तरफ कंपेयर भी कर रहे होते हैं? सिर्फ कंपेयर कर रहे होते हैं. कर रहे होते हैं. इसके अंदर में मैं ये बोलूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास में 30% या 40% जो क्लाइंटेज है वो ऐसी है कि जिनको बिल्डर फ्लोर ही चाहिए. बट जो 60-70% है वो डेफिनेटली दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रही होती है. और जब वो कंपेयर करते हैं अगेन, जो जैसे अभी हमने शुरुआत के अंदर में डिस्कस करा था कि प्राइस का इफेक्ट कितना है हाई राइज टू लो राइज के अंदर में, तो देन दे अंडरस्टैंड कि हाँ ये ही हमारे लिए सूटेबल है इन आवर बजट ऑल्सो एज कंपैरेटिवली और एज पर आवर यूसेज ऑल्सो. तो वो फिर एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर में सेटल होते हैं और उनको पसंद भी ज़्यादा मेरे ख्याल से वही चीज़ आती है, क्योंकि कम्युनिटी वाली फीलिंग जो है ना, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, और एक इंडिविजुअल एहसास भी है, वो सिर्फ बिल्डर फ्लोर में ही आ सकता है आपको, वो आपको हाई राइज में नहीं आ सकता. ये वैसे भी लोग होते हैं जिनको ये होता है यार लैंड का मेरे को 25% शेयर मिल रहा है, उनके लिए ये क्या बड़ा फैक्टर होता है? यस, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, बिकॉज हर बिल्डर फ्लोर के अंदर, बिकॉज स्टिल +4 हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे को लिख कर देना है कि भाई उसको अनडिवाइडेड लैंड शेयर भी है जो 25% वो हर फ्लोर के साथ मिल रहा है. और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. हालांकि लो राइज और भी बिल्डर्स बना रहे हैं जो गेटेड कम्युनिटीज़ के नाम के ऊपर में प्राइजेस अगर आप देखोगे तो उनके भी वही डबल के ऊपर में ही जाते हैं, बट वो लोग भी लैंड शेयर लिखकर नहीं देते हैं. मतलब कोई आपके सामने, अगेन वोंट नेम एनी प्रोजेक्ट ओवर देयर, बट लेकिन किसी ने अपना लो राइज प्रोजेक्ट लेकर आए, पूरा एक टाउनशिप उन्होंने उसके अंदर में बनाई है, उसके अंदर में आपका कारपेट एरिया और सुपर एरिया मेंशन है, बट लैंड शेयर मेंशन नहीं होता. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बायर को. ये जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं देन वी एक्सप्लेन देम. मेरे साथ 1-2 केसेस ऐसे हुए जिन्होंने ऑलरेडी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी या ऑलरेडी उन्होंने खरीद रखे थे, तो जब हम पेपर वर्क को डिस्कस करने लगे तो मैंने उनको समझाया जब इस चीज़ को, तो उन्होंने इमीडिएटली अपने उस प्रॉपर्टी के पेपर्स खोल लिए मेरे सामने ही, एंड दे स्टार्टेड सर्चिंग आउट कि यार आपने तो ये समझाया, हमें तो देखा ढूंढ के लैंड शेयर है, कहते हमने ना तो पूछा ना किसी ने बताया हमारे को, ना हमें पता है इस चीज़ का. तो इमीडिएटली उसका माइंड चेंज हुआ एंड दे सेड कि हाँ यस, उनको मालूम ही नहीं था, वो सिर्फ एक लो राइज अपार्टमेंट ले रहे थे, उनको नहीं पता था कि 25% लैंड उनका है. वाओ, ये तो बहुत मतलब दिस इज अ वेरी क्रिटिक. मेरे इन माय अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द पीपल हु बाय लो राइज, उनका वन बिग रीजन इसकी 25% लैंड उनको मिलता है. यस. एंड अच्छा, कई लोग नहीं बेच रहे. दिस इज न्यूज़ टू मी. एक चीज और बताओ अजय जी कि द वे गुड़गांव इज शेपिंग अप राइट नाउ, आप जिस तरीके से देख रहे हो गुड़गांव को चलते हुए, उसमें लो राइज कितना बड़ा पार्ट प्ले करने वाला है आने वाले समय में? क्योंकि प्लॉट प्राइसेस आर
टचिंग स्काई है, कोई भी चीज़ 3 लाख से नीचे तो कुछ रह नहीं गई। एवरेज अगर मैं पूरा पकड़ूं उधर 4 लाख, और मतलब फेज 1 में अगर 4-4.5 लाख, और सेक्टर 95 चले जाऊं तो 1.5-2 लाख, और इसके बीच में सेंटर में भी कहीं आऊंगा तो 2.5-3 लाख पे बैठूंगा। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है लो राइज कितना बड़ा वो रोल प्ले करने वाला है? सर देखिए, मास मार्केट आपकी लो राइज के अंदर में रहेगी। अच्छा। जिस तरीके से चीज़ों को शेप अप करा जा रहा है, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरीके से गुड़गांव शेप हो रहा है या जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हर सेक्टर का एक FAR कटा हुआ है। हाँ जी। उसके अंदर में आप जो मैक्सिमम देखोगे जो लैंड है, हाँ, वो लो राइजेस के लिए, और बीच में कुछ हाई राइज है। उसमें बीच में कुछ हाई राइजेस हैं उसके अंदर में। हम्म। सो मास मार्केट आपकी लो राइज के लिए ही रहेगी, बिकॉज लैंड अवेलेबिलिटी ज़्यादा लो राइजेस के लिए है। मेरे हिसाब से लो राइजेस की डिमांड हमेशा ही रहने वाली है, बिकॉज हर तरीके से अगर हम देखें, यूजेबिलिटी के हिसाब से, प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लिविंग के हिसाब से, इंटीरियर्स वगैरह जिस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, और मैं ये बोलूँगा कि बल्कि लाइफ के हिसाब से भी, प्रोडक्ट की लाइफ के हिसाब से भी, तो लो राइज हमेशा एक डिमांड में रहेगी। अजय जी, आप लोगों ने एज लवर नोन डेवलपर्स आपने 3 पॉकेट्स इस समय जी कैप्चर की हुई हैं, जैसे एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में सेक्टर 63 में, 67 में एक आपका फोकस है, एक आपका हो गया सेक्टर 82, 83 में जहाँ वाटिका इंडियन एक्सपान है, और उसके बाद आप द्वारका एक्सप्रेसवे में वाटिका, और एंड एज आई नो कि बेस्टेक के एरिया में 88, 89 में आपने काफ़ी सारा वो कैप्चर किया हुआ है। आप ये तीनों लोकेशंस की अलग अलग से रीजनिंग बता सकते हैं कि आपने ये लोकेशंस ही क्यों चूज की, एक एक करके, कि पहले ये एक्सटेंशन के पीछे वाला पॉकेट क्यों आपने चूज किया? देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आज की डेट के अंदर में, जो हम लोगों का फोकस रहता है कि हम लोग जो भी लैंड पार्सल्स ले रहे हैं या जहाँ पे भी हम प्लॉटिंग्स ले रहे हैं, वो एक तो डेवलपिंग एरियाज होने चाहिए, और किसी से भी कोई छुपा हुआ नहीं है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की क्या वैल्यू है आज की डेट के अंदर में, और द्वारका एक्सप्रेसवे की क्या वैल्यू है, और क्या किस तरीके की एप्रिसिएशंस एंटिसिपेटेड है। एंड यू आर ऑल्सो अवेयर, एवरीबडी इज़ अवेयर कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे हम लोगों ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे सेक्टर 63 के अंदर में जब प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, तो जो प्लॉट प्राइसेस हम लोगों के उस टाइम के अंदर में थे, आज की डेट के अंदर में वो डबल हो चुके हैं। हाँ जी। ठीक है, तो वो बेसिकली बेनिफिट किसको मिल रहा है? वो तो कस्टमर के लिए है ना। कस्टमर ये चाहता है कि भाई आज मैं कहीं पे भी आऊँ या रहने के लिए, डेवलपमेंट भी है इस एरिया के अंदर में, मेरे को एप्रिसिएशन भी मिले, प्लस इस एरिया के अंदर में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम है, टाटा है, अडानी है, बिरला है, DLF है, ओबेरॉय रियल्टी वगैरह है। जब इतने बड़े नाम आएंगे तो ये अपने साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट भी हमारे को मिलने वाला है, तो हमारी लिविंग कंडीशंस भी और बेटर होने वाली हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे उसी टर्म्स के ऊपर में डेवलप हो रहा है। वी ऑल हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2 years। करेक्ट। ठीक है, एंड द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन दैट इज हैपनिंग ओवर देयर, ऑन एन एवरेज क्या प्राइसेस चल रहे हैं, वी ऑल नो दोस थिंग्स। सो आने वाले जो एप्रिसिएशंस हम लोगों ने जिस तरीके की इस एरियाज में देखी हैं, उसी तरीके की एप्रिसिएशंस अब न्यू गुड़गांव और वाटिका इंडियन नेक्स्ट वन जो आपने 82, 83 वो वाला पॉकेट चुना जी, उसका क्या रीजन था? सर देखिए, एक तो क्या है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक इनहैबिटेशन है, प्लस उसकी कनेक्टिविटी इज द मेजर कंसर्न हमारे लिए। और आप बहुत बड़ी मार्केट अगर आप देखोगे, मैं समझता हूँ, दिल्ली से या जो वेस्ट दिल्ली से लोग आ रहे हैं, उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव एक बहुत अच्छी आइडियल लोकेशन है। आज न्यू गुड़गांव के अंदर में आपको हर एमिनिटीज़ मिलती हैं, स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। और दूसरा अगर आप देखें तो जो आपके इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, मानेसर हो गया या आगे आप जाते हैं भिवाड़ी वगैरह तक भी, मेरे नोन में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डेली अप डाउन करते हैं। ओके। तो उन लोगों के लिए जगह जो है वो रहने के लिए ये सेंटर पॉइंट हो जाता है, क्लोजर टू, और उनके लिए ये होता है कि वी आर लिविंग इन गुड़गांव। ठीक है, और वही गुड़गांव की तर्ज के ऊपर में ही चीज़ें डेवलप हो रही हैं। 2 सालों के अंदर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है।
तो कॉन्सेंट्रेशन हमारी न्यू गुड़गांव के ऊपर में इस वजह से है कि ऑलरेडी इनहैबिटेशन है, डेवलपमेंट है ऑलरेडी। और आज अगर हम किसी को भी प्रोजेक्ट, और अभी और एप्रिसिएशन होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है वहाँ पे, अच्छा, टोल की वजह से। टोल की वजह से। टोल हटना ही हटना है, इवेंचुअली इट हैज़ टू गो। और फिर उसके प्राइसेस आप देखिएगा किस तरीके से आपके बढ़ने वाले हैं। प्लस जो लोग ऑलरेडी कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो उनको समझ में आता है, यू आर नेक्स्ट टू NH8 बेसिकली ऑन NH8, और आपकी मेन गुड़गांव से भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। एंड बिकॉज ऑफ आई थिंक वो जो पूरा प्रिवाना वाला DLF का पॉकेट, DLF 6 बन रहा है, Yes, with toll going away, it is just 2 minutes away 2 minutes away from there, that वो DLF जहाँ पे लाता है उससे वैसे ही वैसी उड़ जाती हैं जी। उड़ जाती हैं चीज़ें। अजय जी, बहुत सारे लोग जैसे गुड़गांव को इस समय ऐसे देख रहे हैं या ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट को ऐसे देख रहे हैं कि ये थोड़ी स्लो हो रही है एज कम्पेयर टू जैसे 21, 22, 23 ये वाले ईयर्स में गई थी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लो राइज फ्लोर्स की बात करूं, मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी स्लो होने वाली है। प्लॉट के रेट्स आप देख लीजिए, कहीं पे भी स्लो होते आपको दिख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हाँ, कम तो नहीं रहे, कहीं से भी कम नहीं हो रहे। आज की डेट के अंदर में अगर आप थोड़ा सा आउटर साइड में भी जाके ऑफ बीट लोकेशन के अंदर में भी कोई प्लॉट लेने की बात करते हो, कम से कम 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए गज के अंदर में चीज़ें चालू होती हैं, वहाँ स्टार्ट होती हैं। हाँ, स्टार्ट होती है। सोना में भी काफ़ी रेट हो गए। द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर हम लोग बात कर लें तो वहाँ पे आप BBTP जैसे एरियाज़ के अंदर अभी 3-3.25 लाख रुपए की बात हो रही की है, बात हो रही है वहाँ पे एस्टोरिया के अंदर में। तो कहाँ डिफरेंस रह रहा है? प्लॉट्स के रेट ऊपर ही जा रहे हैं और एज सच इसका लोरा इसके ऊपर में किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट आता हुआ मेरे को दूर तक नहीं दिख रहा है किसी भी तरीके से। बट अभी एक 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 स्टोरी ये भी है कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ आर डूइंग वेल। तो जो सैटेलाइट टाउन्स है, अब अगर गुड़गांव के आसपास में देख लूँ, अगर जयपुर को देख लूँ या फरीदाबाद को देख लूँ या कई जो आसपास के और टाउन है, सोनीपत है, पानीपत है, वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है एंड ड्यू टू UER एंड KMP और सारे ये सब एक्सप्रेसवे आ गए हैं। तो सब बोलते हैं कि यार वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हायर देन गुड़गांव। उसके बारे में क्या कहना है आपका? कोई शक नहीं है इसके अंदर में कि ये जो Tier 2 सिटीज़ जिनका नाम लिया आपने, ये डेफिनेटली ग्रो कर रही हैं और ग्रो करा है इन्होंने। और ऑल क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जिन्होंने इतनी अच्छी कनेक्टिविटी इनके साथ में बनाई है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट डिस्पाइट ऑल द फैक्ट्स, आप ये मान के चलिए कि गुड़गांव हमेशा से ही हब रहने वाला है और मेरे को दूर दूर तक हमेशा रहता हुआ दिख रहा है। उसका रीज़न एक है, गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो ड्राइव कर रहा है बाकी सिटीज़ को। ओके। अगर आप देखें तो ये जितने भी आपके सैटेलाइट सिटीज़ हैं, आज फरीदाबाद है, इट्स बेसिकली एन इंडस्ट्रियल टाउन। सोनीपत अगेन इट इज़ गोइंग टू बी एन इंडस्ट्रियल टाउन। ये जितने भी नाम आपने लिए ये सब इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, बट गुड़गांव इज़ ए कॉर्पोरेट हब। तो जो इंडस्ट्रियल टाउन को ड्राइव करना है उनको ड्राइव मिलेगी कॉर्पोरेट से, और वो कॉर्पोरेट हब है ये। यहाँ पे आपकी हमेशा जो इनफ्लो है मैन पावर का, वो गुड़गांव में हमेशा रहेगा। बच्चे आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के निकल रहे हैं, आप हरियाणा के अंदर में देख लीजिए, हिसार यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कहीं से भी है जो बच्चे पढ़कर आ रहे हैं, उनके लिए जॉब्स कहाँ अवेलेबल है? जॉब्स हमेशा से ही गुड़गांव में अवेलेबल है। और जब तक आप यहाँ पे इनफ्लो आता रहेगा, जब तक गुड़गांव जॉब्स देता रहेगा, तो यहाँ पे हमेशा ये मार्केट भूमि में ही रहेगी। मेरी सोच इस तरीके से। इनरिस्पेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स तो हैं गुड़गांव में सर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर हम देखें तो हमने इवेंचुअली देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम के अंदर में हमने उसके अंदर में काम होते हुए देखा है। प्लस जिस तरीके की प्रोजेक्शंस हैं और जिस तरीके का गवर्नमेंट ने अपने सामने ले रखा है टारगेट, उस हिसाब से तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने जा रहे हैं हम लोग आने वाले टाइम में। अगर हम उसका छोटा सा एग्जांपल देखें, आप द्वारका एक्सप्रेसवे को ही देखें तो किस तरीके से प्यारे तरीके से आप चीज़ को बनाया गया, और अकॉर्डिंगली उसके एडजॉइनिंग जितने भी सेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से उठ रहे हैं। तो डेवलपमेंट इज़ आई गेस वन थिंग जो कि हमेशा ऑन गोइंग रहती है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे किसी सिटी के अंदर में आपने पहले डेवलपमेंट कर दी और उसके बाद आबादी को लेकर आए हो। डजंट हैपन दैट वे। मेरे हिसाब से गुड़गांव एक ऐसा, जब शुरू हुआ था मारुति का प्लांट लगने से पहले गुड़गांव क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आज देखिए कहाँ पर है। ये डेवलपमेंट है, ये चलती रहेगी और ये ऑन गोइंग रहने वाली है। मगर फिर लोगों के दिमाग में ऐसे अजीब से
सेंटिमेंट लो क्यों होते हैं कई बार रियल एस्टेट के बारे में, रियल एस्टेट या एज एन इन्वेस्टमेंट के बारे में कई बार ऐसे उथल पुथल क्यों होती है? सर आप रोक नहीं सकते। हम्म 2021 कोविड के बाद में जो जब बूम आया हुआ था हमारे पास में रियल एस्टेट में, बोलने वाले तो तब भी बोलते थे कि ये कुछ टाइम के लिए है हाँ और नीचे चला जाएगा, हम्म बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि भी एक लेवल के ऊपर में आके एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि ये बबल है, ये बस्ट करेगा, बट ऐसा इवेंचुअली नहीं होने वाला, क्योंकि रियल एस्टेट का एक जो आई वुड से फाउंडेशन है वो ज़मीन के ऊपर में टिका हुआ है, और ज़मीन की वैल्यू कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होने वाली है। दैट इज़ फॉर श्योर, फॉर श्योर। ज़मीन की वैल्यू कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होगी। इसकी एक थ्योरी और भी है, आई वाज टॉकिंग टू समवन कि गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ तो गुड़गांव में क्या हुआ है ना कि जैसे आप बोल रहे हो ज़मीन की वैल्यू कम नहीं हुई, अब अगर मेरा रॉ मटेरियल ही कम नहीं हुआ तो उसके ऊपर मैं लो राइज बनाऊँ या हाई राइज बनाऊँ वो महंगा ही होगा। यस, ठीक है ना, वो बढ़ ही रहा है। और दूसरा ये कहते हैं कि ज़मींदारों ने इतने पैसे बना लिए हैं, किसी ज़मींदार की एक ज़मीन तो है नहीं, ज़मींदारों के पास इतने पैसे आ चुके हैं तो उनकी होल्डिंग पावर बहुत है। आज टुडे लैंडलॉर्ड्स आर द वेल्दीएस्ट पीपल इन दिस सिटी। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है मैंने ये 1 एकड़ बेच दी, मैं तो 4 साल होल्ड कर सकता हूँ अपनी बाकी 50 एकड़। तो वो कभी भी उसकी वैल्यू गिरने नहीं देते। यस, दैट इज द रीजन कभी भी यहाँ पे वो क्रैश होने का कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है इसके अंदर। एक मैं और पूछना चाह रहा था कि जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज थे एक टाइम पे, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इश्यूज होते थे प्राइवेट कॉलोनीज में, उनकी क्या कंडीशन है आज? मच बेटर, मच बेटर, much मतलब इलेक्ट्रिसिटी better. जाती है? इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पर उस तरीके के नहीं है कि कट्स लग रहे हैं आपके 3-3 घंटे 4-4 घंटे वाले कट्स हैं। हाँ, पीक लोड्स बेसिकली प्रॉब्लम्स हमारे कब आती हैं, समर्स के अंदर में आती हैं, बट लेकिन जो मैंने पिछले 2 सालों के अंदर में ट्रेंड देखा है, चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई। जैसे कितनी महीने में कितनी बार कट लगता है? अगर ऑन एन एवरेज लेकर चलूँ तो दिन के अंदर में कहीं आधा घंटा, ऑन एन एवरेज 1 घंटा, वो भी जब आपके पीक लोड्स आवर्स होते हैं उसके अंदर में, सिर्फ समझ में मई जून में। मेजरली समर्स के अंदर में। अदरवाइज कोई ऐसा हम लोगों ने अपनी किसी भी टाउनशिप के अंदर में मैं बोलूँ, चाहे वो मेन गुड़गांव है चाहे न्यू गुड़गांव है, हमारे को कभी इस तरीके के इश्यूज फेस नहीं हुए। एंड जो भी नया प्लान लग रहा है उससे ये कह रहे हैं कि दिस आल्सो इज गोइंग टू गो अवे। यस, हरियाणा इज प्लानिंग टू सेल पावर टू अदर स्टेट, राइट? यस, यही प्लान है। यस, यस। जो है दूसरा एक चीज़ और भी है मेरे ख्याल से, जो एक फैक्टर उसमें ऐड ऑन होता है कि जो भी नए सेक्टर्स कट रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने ये करा है कि भी सब स्टेशन आप टाउनशिप के बाहर लगा दो, हाँ। और जितना भी इंटरनल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह है, वो बेसिकली वो डेवलपर जो है, जो उस टाउनशिप को देख रहा है, वो देखेगा। इन सब चीज़ों से क्या है कि कॉस्ट काफ़ी कम होगी गवर्नमेंट की, एंड दे आर एबल टू बेटर प्लान देयर बेसिकली रिसोर्सेज। तो उस वजह से भी मेरे को लगता है कि सप्लाईज वगैरह आपकी थोड़ी सी और बेटर हो रही हैं, और क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स के होने की वजह से थोड़ा सा डिमांड को और बैलेंस आउट करा जा रहा है, डिमांड को क्रिएट करा जा रहा है, एक प्रेशर भी एक पॉजिटिव वे में क्रिएट करा जा रहा है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर में अटेंड कर रही है। थिंग्स आर हैपनिंग एंड हैपनिंग फॉर अ गुड रीजन ओनली। एक चीज और अजय जी, आप लोग एज डेवलपर्स अभी मैंने सुना गोवा में भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो गुड़गांव के साथ साथ गोवा क्या? देखिए, हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमने इस चीज़ को लेकर सोचा है कि भाई हमारे को थोड़ा सा आउट ऑफ गुड़गांव भी निकलना चाहिए। और गोवा ही क्यों चूज किया? गोवा बेसिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही है, और पिछले कुछ टाइमों के अंदर में हम लोगों ने ये देखा कि वो गोवा की मार्केट एक काफ़ी अच्छी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर में बूम भी आया है। हालांकि अगेन गोवा के बारे में भी लोगों की परसेप्शंस, जैसे अभी आपने बोला गुड़गांव के बारे में, गोवा के बारे में भी है, बट हम वहाँ पर जो अपना प्रोडक्ट लेकर आएंगे, बेसिकली हम इस तरीके का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो कि बेसिकली इन्वेस्टर फ्रेंडली भी हो, एंड यूज़र फ्रेंडली भी हो। आप एक ऐसी टिकट साइज़ के अंदर में इन्वेस्टमेंट अपने लिए रख सकें गोवा में कि आप इजीली उसको एक सेकंड होम भी बोल सकें अपने लिए, और आप कभी भी जाएं और इस्तेमाल कर सकें, और मे भी है एयरबीएनबी की तरह से या किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहें। तो 1-2 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज के अंदर में हम लोग रखेंगे उसको। ओके। एंड वी आर गोइंग टू बी कमिंग अप इन गोवा इन समवेयर अराउंड जून और जुलाई।
this year itself, this year only. and with multiple projects or one project? अभी हमारे पास में अभी जो हमारा प्रोजेक्शन है, जो हमारा टारगेट है कि एवरी क्वार्टर देयर इज गोइंग टू बी वन न्यू प्रोजेक्ट ओवर देयर. अच्छा, एवरी क्वार्टर देयर इज गोइंग टू बी. मतलब जितनी डेवलपमेंट आप यहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी गुड़गांव में, उतनी आप आगे करना चाहते हैं. ओके, गॉट इट. थैंक यू सो मच अजय जी. थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. and I hope this was useful for people. So thank you for watching. And आपको कुछ भी और सवाल है तो ये एक्सपर्ट हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं about low rise development and about Gurgaon investment. Thank you so much.